Our today's topic is dual nature of matter or particle, that is also known as de Broglie hypothesis. De Broglie dual hypothesis. और ये जो थ्योरी है, दिस रिफ्लेक्ट पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर ऑफ मैटर और पार्टिकल, यानी कि वेव नेचर ऑफ वेव नेचर as well as particle nature of matter, that is known as a dual का मीनिंग यहाँ कि जो हमारा मैटर है, पार्टिकल है, वो वेव नेचर भी शो करता है और पार्टिकल नेचर भी शो करता है। तो पार्टिकल तो ऑलरेडी पार्टिकल तो होता है, पार्टिकल होता है, बट ये वेव नेचर भी शो करता है, और ये प्रपोज किया डी ब्रोगली 1924 में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, नहीं कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट अगर है, मूविंग ऑब्जेक्ट जिसका मास m और वेलोसिटी अगर v है, तो मूविंग ऑब्जेक्ट शो वेव नेचर एंड अगर वेव नेचर शो कर रहा है तो उसका वेवलेंथ भी होगा, एंड वेवलेंथ ऑफ मैटर जो होगा, जिसको मैटर वेवलेंथ ऑफ मैटर, या इसको डी ब्रोगली वेवलेंथ भी कहेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ। मूविंग ऑब्जेक्ट शो वेव नेचर एंड वेवलेंथ ऑफ मैटर या डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन एज लैम्डा इज इक्वल टू h बाई h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, h बाई mv, या इसी को हम लोग कह सकते हैं h बाई p मोमेंटम। तो वेवलेंथ जो होगा मूविंग पार्टिकल का क्या हो जाता है, वेवलेंथ क्या हो जाता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट mv, मास ऑफ मूविंग बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग बॉडी, या इसी को h बाई p मोमेंटम से लिखते हैं। तो दिस इज डी ब्रोगली थ्योरी या डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। क्लियर है? यस सर। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। लैम्डा बाई h बाई जो mv है, इसको हम लोग डिफरेंट फॉर्म में जो है कि एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं और इसका जो डिफरेंट फॉर्मेट है इक्वेशन का, उसको हम लोग देखते हैं। तो मूविंग ऑब्जेक्ट का जो वेवलेंथ है, दैट इज h बाई mv, जहाँ mv मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, और इसको ऐसे लिखा जा सकता है h बाई p मोमेंटम, जिसको कहते हैं लीनियर मोमेंटम, जिसका वैल्यू मास इंटू वेलोसिटी होता है। और मोमेंटम को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के भी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, p इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, देखिए इस दोनों को प्रूव कर सकते हैं कैसे, कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ठीक है ना, जो काइनेटिक एनर्जी हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इसकल टू क्या होगा, mv²। m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, और इधर क्या हो जाएगा, m इंटू m² और v²। mv² को हम लोग लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर, और mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं p², और p² इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो p इक्वल टू हम लोग क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि p इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए मूविंग ऑब्जेक्ट जो है हमारा,
अगर मूविंग जो ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कोई चार्ज पार्टिकल है, कैसा पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, तो इसका जो है कि मूवमेंट किसमें होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है कि अगर वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये चार्ज पार्टिकल जो है, ये क्यू चार्ज है, अगर भी वोल्टेज के थ्रू इसको पास करेंगे तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वोल्ट के टर्म में चार्ज इनटू वोल्ट होता है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 into mass of object charge particle into charge particle, moving charge particle into v, यहाँ वोल्ट है, v क्या है हमारा, वोल्ट है, जिसको क्यू वी भी सिंपली लिखते हैं। चूंकि v यहाँ वेलोसिटी है, दो v यहाँ यूज कर लिए तो इसलिए दोनों को वोल्ट में। ये चार्ज पार्टिकल के लिए ऐसा हो गया 2 into मास इंटू चार्ज इंटू v वोल्टेज। अगर ये चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल अगर इलेक्ट्रॉन के रूप में है, मूविंग चार्ज पार्टिकल किसके रूप में है, इलेक्ट्रॉन के रूप में है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग देंगे, इसका चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू वी वोल्टेज होता है, E इंटू वी। तब इसका इक्वेशन हो जाएगा h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू वी वोल्टेज है। तो देखिए यहाँ जो v है ये वेलोसिटी है, यहाँ जो v है हमारा ये वेलोसिटी है, यहाँ जो v है ये हमारा वोल्ट है। तो ये सब वेवलेंथ का ही इक्वेशन है मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, जिसका मास m होगा, वेलोसिटी v होगा, या इसी को h बाई पी मोमेंटम भी कहेंगे, या इसी को काइनेटिक एनर्जी। अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो इसमें मास भी है, इसमें वेलोसिटी भी होगा, इसका मोमेंटम भी होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी भी होगा, सारा चीज होगा। तो हर टर्म में, मास वेलोसिटी के टर्म में, मोमेंटम के टर्म में, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूविंग है तो वोल्टेज के टर्म में Q इंटू वी, ये काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू वी वोल्टेज हो जाता है। तो ये सब डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, ये लेमडा है किसका, मूविंग ऑब्जेक्ट का, जिसको वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कहेंगे, मैटर वेव, या इसी को कहते हैं वेवलेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बोलेंगे इसको, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहां तक क्लियर है सर फिर से समझा। हाँ, मतलब कहने का मतलब सम स्टेटमेंट यही है कि कोई भी पार्टिकल जो है मूविंग ऑब्जेक्ट है, जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो वो वेव नेचर को भी शो करता है, पार्टिकल तो है ही, वेव नेचर को शो करता है। इसी को कहते हैं डी ब्रॉगली का ड्यूअल हाइपोथेसिस, यानी कि वेव भी है और पार्टिकल भी है। अगर वेव है तो इसका वेव का नेचर होना चाहिए। वेव का नेचर क्या होता है, उसमें वेवलेंथ होता है, उसका अपना एनर्जी होता है, उसका अपना फ्रीक्वेंसी होता है, नहीं ये वेव का प्रॉपर्टी है। तो अगर वेव नेचर शो कर रहा है तो उसका वेवलेंथ होगा, नहीं तो मूविंग ऑब्जेक्ट शो वेव नेचर, और जो उसका वेवलेंथ होता है उसी को मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव कहते हैं। और इसका वैल्यू कितना होता है, लेमडा इज इक्वल टू h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, और m इंटू वी ये वेवलेंथ का वैल्यू होगा मूविंग ऑब्जेक्ट का। और इसी mv को मोमेंटम भी कहते हैं, तो p भी लिख सकते हैं, और इसी p को हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में भी लिख सकते हैं, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। यहाँ प्रूव किए कैसे, ये p इक्वल टू 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर यही मूविंग ऑब्जेक्ट अगर चार्ज पार्टिकल है तो इसका फिर काइनेटिक एनर्जी चार्ज इंटू वोल्टेज होता है, v होता है, इस टर्म में भी लिख सकते हैं। अगर यही मूविंग ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू वी वोल्ट हो जाता है। तो ये लेमडा जो है वेवलेंथ, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, न्यूट्रॉन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, कोई बॉल भी हो सकता है, ये सबका वेव होगा। तो होमवर्क रह रहा है, यू हैव टू कैलकुलेट योर वेवलेंथ, आपको अपना वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, क्योंकि आप में मास भी है। और मान लीजिए आप कितना स्पीड से मूव कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, 1 मीटर जो है
1 सेकेंड में जो है कि अगर तोड़ ले रहे हैं तो 1 मीटर पर सेकेंड आपका वेलोसिटी हो गया, मास मान लीजिए 40 केजी होगा, तो आपका वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ कितना होगा, h/mv होगा आपका वेवलेंथ। क्लियर है? सर एच क्या है यहाँ पर? एच कांस्टेंट है, ये तो बहुत बार हम लोग प्लैंक्स का पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट पूरे केमिस्ट्री में है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है। लास्ट लाइन क्या लिखा वहां पर? लास्ट पॉइंट जो है कि ये वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, इसका वेवलेंथ हम लोग ये कर रहे हैं कि जो भी मैटर है, पार्टिकल है, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, ये इसी को कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये होमवर्क दिए हैं आपको, अपना वेवलेंथ कैलकुलेट करना है, ठीक है? ओके सर। सर मुझे चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ समझ नहीं आया। चार्ज पार्टिकल का, देखिए चार्ज पार्टिकल का समझना नहीं है। मान लीजिए कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो चार्ज पार्टिकल है तो उसमें चार्ज तो होगा ना, ठीक है ना? और चार्ज पार्टिकल कैसे मूव करता है, जब पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होता है चार्ज इनटू, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज इनटू v, वोल्टेज जितना अप्लाई करेंगे ये इसका काइनेटिक एनर्जी होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ पार्टिकल इनटू पोटेंशियल या वोल्टेज अप्लाइड अलोंग चार्ज पार्टिकल, ये काइनेटिक एनर्जी होता है। जैसे हम लोग कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में देखे ना कि अगर हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कैथोड रे से इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज होता है। तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, नहीं जितना ज्यादा वोल्टेज होगा उतना ही ये इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होगा, ऐसा। ओके सर। तो Q इंटू V, अगर यही इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू V वोल्टेज इस रूप में होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में जो है कि, तो ये कह रहे थे कि लेमडा को हम लोग कई तरह से लिख सकते हैं, h/mv। हाँ, h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये मास हो गया, ये वेलोसिटी v हो गया, नहीं ये इसको u से लिख लेते हैं, चलिए u से, ठीक है? और इसी को लिए h/p लिखिए, और इसी को लिए p को कैसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। और इसी को हम लोग चार्ज पार्टिकल अगर है, मूविंग चार्ज पार्टिकल, 2 इंटू मास इंटू चार्ज इंटू वोल्टेज, यहाँ यू वेलोसिटी के रूप में v वोल्टेज हो गया। अगर यही इलेक्ट्रॉन है तो इसको लिख सकते हैं h इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू मास इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू v वोल्टेज। तो ये सब वेवलेंथ का ही जो है कि हमारा क्या है, फॉर्मूला है वेवलेंथ के लिए, मूविंग चार्ज पार्टिकल का वेवलेंथ, ठीक है? अब देखिए यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता है, तो अगर लेमडा, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, मूविंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो है, तो इलेक्ट्रॉन का जो है कि मास भी पता है, ठीक है ना, मास भी पता है, और इसका चार्ज भी पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन का जो है कि चार्ज भी जो है कि, चार्ज जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक चार्ज भी है पता है ना, और भी अगर वोल्टेज किस वोल्ट से इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं ये पता हो जाएगा तो वेवलेंथ पता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कि h यहाँ कांस्टेंट होता है 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द 6.6 जूल सेकेंड, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी जो है पता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये सारा वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो इलेक्ट्रॉन का जो वेवलेंथ होगा ये कट करा जाता है 150/v इन वोल्टेज, और इसका जो है कि स्क्वायर रूट यानी कि 1/2, 150 को भी अगर सॉल्व कर देंगे 12.3, और ये स्क्वायर रूट ऑफ वोल्ट कर ले लेंगे तो ये वेवलेंथ आ जाता है इलेक्ट्रॉन का, किसमें, एंगस्ट्रॉन में। तो ये शॉर्टकट और ट्रिकी फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है कि कैलकुलेट करने के लिए। अगर इसका वोल्टेज पता है, पोटेंशियल पता है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल 1 मिनट में हम कर लेते हैं कि कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे नेक्स्ट पेज में।
देखिए एक सिंपल सा हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं इस फॉर्मूला पर बेस्ड है कि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ये जो हम पीडीएफ दिए थे ना एटॉमिक स्ट्रक्चर का, उसमें सारा ये आपको थ्योरी भी मिल जाएगा और क्वेश्चन भी सब मिल जाएगा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉल है, नहीं मूविंग बॉल है, क्वेश्चन कर रहा है व्हाट विल बी वेवलेंथ, या इसी को कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, या इसी को बोल सकते हैं मैटर वेव, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव। नहीं तो क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, वेवलेंथ सिंपली कह सकता है या डी ब्रॉगली वेवलेंथ या वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव, मैटर वेव, ठीक है ना, मैटर वेव ऑफ ए बॉल, ऑफ ए बॉल ऑफ मास, और बॉल का मास जो है कितना दिया है 0.1 kg दिया हुआ है, केजी में ही यूज करते हैं, या इसको 100 ग्राम भी लिख सकते थे, विथ वेलोसिटी, और ये कैसा बॉल है, मूविंग बॉल है, मूविंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, विथ मूविंग विथ वेलोसिटी, मूविंग विथ वेलोसिटी जो है ये 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड जो है कि वेलोसिटी है। तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, तो सिंपल जो है कि वेवलेंथ का डी ब्रॉगली जो वेवलेंथ है इसका फॉर्मूला है लेमडा इक्वल टू क्या होता है h/mv, और h का वैल्यू पता है 6 × 10⁻34, m मास कितना है केजी में लेना है, 100 ग्राम भी है तो इसको पहले केजी में कन्वर्ट करेंगे 0.1 kg, और वेलोसिटी एसआई यूनिट में है, मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड 10 मीटर सेकेंड, तो ये 1/10 हो गया, ये तो 10 से कैंसिल हो गया, तो आपका वेवलेंथ हो गया 6.6 × 10⁻34 मीटर, ये आपका करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि हम लोग डायरेक्ट जो है कि सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, दूसरा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है? हाँ मीटर होता है, ये भी डिस्टेंस होता है, वैसा यूनिट इसका मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट पेज में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कि ये प्रोटॉन है और अल्फा पार्टिकल है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये इसको डायरेक्ट लेमडा कह सकते हैं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर a moving for a ratio of de Broglie wavelength for proton to alpha particle, नहीं alpha particle, proton to alpha particle moving with same velocity, अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो इसका वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल का। ठीक है ना, तो देखिए इसमें पहले जो वेवलेंथ है, अगर हम लोग बात करें वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन का वेवलेंथ, तो h/मास इंटू वेलोसिटी है। ठीक है ना, मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ क्या लेना है, मास ऑफ प्रोटॉन लेना है, मास ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। और वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल की अगर बात करेंगे तो ये भी h/मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और इनटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और देखिए कह रहा है मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो अब इसका रेशियो लेना है, और ये भी पता है कि जो मास होता है अल्फा पार्टिकल का 4 यूनिट होता है, नहीं अल्फा पार्टिकल का मास 4 यूनिट होता है, 4 यूनिट होता है, और मास ऑफ जो है अल्फा पार्टिकल है ये 4 यूनिट होता है, या कह सकते हैं 4 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन के, या 4 यूनिट होता है, ऐसे कह सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन के यूनिट। अब रेशियो लेना है, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा जो है सेकेंड हो गया। तो वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल ये क्या हो गया, h/मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये क्या हो जाएगा,
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी। एच से एच कैंसिल होगा, वेलोसिटी से में कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय मास ऑफ प्रोटॉन। और इसमें क्या रिलेशन है, 4 टाइम्स होता है अल्फा पार्टिकल का मास प्रोटॉन के बाय मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये क्या हो गया, 4:1 आ गया। ऐसे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो टाइम तो हो गया है, ठीक है ना? तो रहने दिया जाए यहाँ तक। ओके सर। ओके, तो देखिए ये पार्टिकल नेचर था किसका, वेव नेचर का किसका था, पार्टिकल का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। और इससे रिलेटेड एक और थ्योरी है, नहीं इससे रिलेटेड एक और थ्योरी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो भी हाँ, वेव सर। नेचर। लास्ट टाइम तो समझा। कौन सा, न्यूमेरिकल 2? लास्ट। हाँ देखिए, इसमें क्या था कि रेशियो निकालना, क्या कैलकुलेट करना है, रेशियो कैलकुलेट करना है किसका, डी ब्रोगली वेवलेंथ का। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना होता है, h/mv होता है फॉर प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल के वेवलेंथ का रेशियो निकालना है। तो प्रोटोन का वेवलेंथ कितना होगा, h बाई मास ऑफ प्रोटोन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोन। अल्फा पार्टिकल का वेवलेंथ कितना होगा, h बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका रेशियो। तो देखिए इसका जो है कि लेमडा वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन बाय लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन कितना है, h/mv। वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना, h/mv। h तो कैंसिल हो जाएगा ना, वेलोसिटी चूंकि इक्वल है, वेलोसिटी इक्वल है तो वेलोसिटी भी कैंसिल हो गया आपका। अब ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल ऊपर चला गया, मास ऑफ प्रोटॉन नीचे आ गया। तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, ये हीलियम न्यूक्लियस होता है ना, 4 यूनिट होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1 यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। नहीं, या ऐसा कर सकते हैं, अल्फा पार्टिकल का मास जो है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ऐसे भी करेंगे। तो ये तो 4 अल्फा पार्टिकल का मास लिख दिया 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कैंसिल हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। सर ये गिवन रहेगा ना 4? हाँ 4 नहीं नहीं, ये गिवन नहीं रहेगा, ये तो आपका वेल नोन है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस होता है। इसका मास 4 यूनिट होता है और चार्ज +2 होता है। ये तो रदरफोर्ड मॉडल में ही बताए थे, ये तो वेल नोन है, फैक्ट है, इसको याद रखना है। हीलियम जो है, अल्फा पार्टिकल जो है, इसका मास 4 यूनिट होता है, इसमें 2 चार्ज होता है, इसको हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट में लेते हैं। ये गिवन नहीं रहेगा, ये तो पता होना चाहिए। क्लियर है? जी। ठीक है, तो आज हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ, इससे रिलेटेड एक और थ्योरी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है कि डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। थैंक यू। Thank you, sir.